जिस प्रकार से आपने बाड़मेर में ताकत दिखाई, जिस प्रकार से आपने सूरतगढ़ में ताकत दिखाई, जिस प्रकार से आपने सीकर, कोटा, अन्य शहरों में ताकत दिखाई, उसकी 10 गुनी ताकत आपको जयपुर में दिखानी है। और वो ताकत तभी दिखाई जा सकती है जब ओबीसी वर्ग का बच्चा, चाहे आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और चाहे आप खेत के अंदर कहीं काम कर रहे हैं, ध्यान रहे, आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपका बच्चा, आपका भाई कोई ना कोई इस परिपत्र से अपनी नौकरी से हाथ धो रहा है। आप चाहे किसी भी बिजनेस से जुड़े हुए हैं, आप चाहे पत्रकारिता के अंदर हैं, आप चाहे नौकरी में लगे हुए हैं, आप चाहे खेती के अंदर हैं या आप चाहे बेरोजगार हैं, आज इस ओबीसी आरक्षण के अंदर आपको साथ देना चाहिए इन बच्चों का। जब केंद्र सरकार लोकसभा के अंदर पारित अधिनियमों को वापस ले सकती है तो क्या राज्य सरकार एक परिपत्र को वापस नहीं ले सकती? जय किसान साथियों, बात 17 अप्रैल 2018 की है, जब राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग ने अचानक एक ऐसा नोटिफिकेशन जारी किया जिससे हजारों नौजवानों की नौकरियां एक सिग्नेचर के आधार पर छीन ली गई। आपको जानकर हैरानी होगी या आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है, तो सुनिए। कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा 17 अप्रैल 2018 को एक ऐसा नोटिफिकेशन जारी किया गया कि भूतपूर्व सैनिकों को 12.5% आरक्षण हॉरिजॉन्टल दिया जाए। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आरक्षण के बारे में ज्यादा जानकारी आप YouTube पर कहीं पर भी ले सकते हैं। बड़ा मैं आपको बता दूं, वर्टिकल आरक्षण वो होता है जो आपको जन्मजात मिलता है और हॉरिजॉन्टल आरक्षण वो होता है आरक्षण में आरक्षण, मतलब किसी कैटेगरी के अंदर आपको आरक्षण दिया जाता है तो उसको हॉरिजॉन्टल आरक्षण कहा जाता है। 17 अप्रैल 2018 से पहले भूतपूर्व सैनिकों को 12.5% आरक्षण, ये जो आरक्षण मिलता था उसका निर्धारण उनकी कैटेगरी के पदों के अंदर से होता था। लेकिन 17 अप्रैल 2018 के बाद में जो नोटिफिकेशन जारी हुआ उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था कि किसी भी भर्ती के कुल पदों के आधार पर भूतपूर्व सैनिकों के 12.5% पदों का निर्धारण होगा और उन पदों पर नियुक्ति दी जाएगी वो संबंधित कैटेगरी के अंदर से दी जाएगी। ज्यादा जानकारी आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज ओबीसी वर्ग के बहुत सारे मैं ये कहूं कि हजारों अभ्यर्थियों की नौकरी छीनी जा चुकी है। ये बात 2018 की है और अब हम बात 2022 में क्यों कर रहे हैं तो उसके पीछे भी लॉजिक आप ही ज्यादा समझते हैं। कोरोना मान लो या कोई और परिस्थितियां मान लो, हमने ध्यान नहीं दिया। हालांकि विवेकशील विचार मंच पर 2019 दिसंबर 2018 और जनवरी 2019 के अंदर हमने बताया था कि किस प्रकार से यह नोटिफिकेशन भविष्य में ओबीसी के छात्रों पर एक तलवार बनकर टूटेगा, और हो रहा है ठीक वैसा भी। 2019 की कांस्टेबल भर्ती के अंदर आप देखोगे कि ओबीसी वर्ग के टॉपर थे, उनको भी नौकरी से हाथ धोना पड़ा, उनको भी जगह नहीं मिली थी उस भर्ती के अंदर। एक भी पद ओबीसी कैटेगरी के अंदर किसी भी छात्र को नहीं मिला था। पूरे के पूरे पद भूतपूर्व सैनिकों को दे दिए गए। मैं यहां पर राजस्थान की उस धरा पर जहां से सूरवीर निकलते आए हैं और निकलते रहेंगे, भारतीय सेना की शोभा बढ़ाते आए हैं और बढ़ाते रहेंगे, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए हम कोई विरोध नहीं कर रहे हैं और ना ही उनके हितों पर कुठाराघात की मांग कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि व्यवस्था 17 अप्रैल 2018 से पहले की होनी चाहिए और इस दौरान 17 अप्रैल 2018 से अब तक जितने भी ओबीसी पदों पर भूतपूर्व सैनिक लगे हैं उनको हटाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जितने भी ओबीसी वर्ग के बच्चों की नौकरी छीनी गई है उनको न्याय मिले, उनको नौकरी दी जाए, यह हमारी मांग है। अब उसके बाद में 2022 के अंदर बाड़मेर हो या सूरतगढ़ हो, ओबीसी वर्ग के लाखों अभ्यर्थियों ने सरकार के खिलाफ आवाज उठानी शुरू करी, हल्ला बोलना शुरू किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि हर जनप्रतिनिधि जो पहले बोलने को तैयार नहीं थे वो अब इस भीड़ को देखकर विधानसभा में भी बोल रहे हैं और विधानसभा के बाहर सड़क पर भी बोल रहे हैं। मैं ओबीसी वर्ग के सारे अभ्यर्थियों को कहना चाहता हूं कि आपकी यह ताकत ही है जिसके कारण जनप्रतिनिधियों के मुंह पर लगे ताले को आज आपने खोल दिया है। आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे कि आपकी ताकत के आगे ना केवल यह नोटिफिकेशन रद्द होगा बल्कि जितने भी बच्चों की नौकरियां गई है उनको भी बेनिफिट मिलेगा। लेकिन आपको एक रहना पड़ेगा, आपको मजबूत रहना पड़ेगा। साथियों, जब केंद्र सरकार लोकसभा के अंदर पारित अधिनियमों को वापस ले सकती है तो क्या राज्य सरकार एक परिपत्र को वापस नहीं ले सकती, एक परिपत्र को बर्खास्त नहीं कर सकती? हो सकता है,
सब कुछ हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी हैरानी वाली बात यह है साथियों कि वो परिपत्र लाया क्यों गया था, उस परिपत्र का औचित्य क्या था, उस परिपत्र को लाने से पहले क्या किसी कमेटी ने अनुशंसा की थी, उस परिपत्र को लाने के लिए क्या किसी से सलाह या राय मशविरा किया गया था? जवाब है नहीं, किसी से नहीं पूछा गया, चुपचाप लाया गया। तत्कालीन राजस्थान सरकार ने यह नोटिफिकेशन लाया और उसका परिणाम यह हुआ, हजारों, कम से कम 7 से 8 हजार ओबीसी के बच्चों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। आज वो दर दर भटकने को मजबूर है। उनकी प्रतिभा के दम पर उन्होंने सामान्य वर्ग के बच्चों से भी ज्यादा अंक लाकर परीक्षाएं उत्तीर्ण की थी, लेकिन उसके बावजूद वो खाली हाथ है। खाली हाथ तो है ही, दर दर भटकने को मजबूर भी है। आज बाड़मेर से लेकर गंगानगर तक और धौलपुर से लेकर बीकानेर तक जितने भी छात्र ओबीसी आरक्षण के अंदर लगे हुए हैं, उन सबको मैं सैल्यूट करता हूं और उनकी हिम्मत को दाद देता हूं। साथ ही मैं राजस्थान के सारे जनप्रतिनिधियों से, चाहे आप वार्ड पंच हैं, चाहे आप सरपंच हैं, चाहे आप पंचायत समिति सदस्य हैं, चाहे आप विधायक हैं, चाहे आप पूर्व विधायक हैं या आप भविष्य के अंदर विधायक बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप राजनीति के अंदर कामयाब हों तो आज ओबीसी वर्ग के बच्चों की आवाज बनिए और आगामी 30 सितंबर को जयपुर के अंदर विधानसभा घेरने का उनका जो प्लान है, उनका जो कार्यक्रम है, उसको मजबूती दें। आज अगर कोई जनप्रतिनिधि राजस्थान के किसी भी कोने से एक बस या एक व्हीकल उन बच्चों को करके देता है, उनकी सहायता करता है, तो इससे बड़ा साथ उनका कोई हो नहीं सकता। मैं सारे जनप्रतिनिधियों से, सरपंचों से, विधायकों से, पूर्व विधायकों से और भावी विधायकों से सबसे अनुरोध करता हूं हाथ जोड़कर कि आप इन किसान के बेटों का दर्द है वो समझिए और 30 सितंबर को जयपुर के अंदर जो विधानसभा का घेराव है, उस घेराव को आप ऐतिहासिक बनाइए, इन बच्चों का साथ दीजिए, ताकि ना केवल ओबीसी वर्ग के बच्चों के साथ हुए कुठाराघात का पश्चाताप हो सके, बल्कि उसकी भरपाई भी हो सके। यह तभी हो सकता है जब प्रत्येक जनप्रतिनिधि अपनी भूमिका पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाए। आज हमारे 200 विधायकों की विधानसभा के अंदर चुनिंदा कोई 10-15 विधायक ओबीसी आंदोलन के पक्ष में बोलते हैं, जबकि आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि 100 से ज्यादा विधायक ओबीसी वर्ग से विधानसभा के अंदर बैठे हैं। दुर्भाग्य, इससे बड़ा क्या दुर्भाग्य होगा जब हमारे जनप्रतिनिधि हमारी आवाज विधानसभा में नहीं उठाते हैं। वो हमारी आवाज तभी उठाएंगे जिस प्रकार से आपने बाड़मेर में ताकत दिखाई, जिस प्रकार से आपने सूरतगढ़ में ताकत दिखाई, जिस प्रकार से आपने सीकर, कोटा, अन्य शहरों में ताकत दिखाई, उसकी चौगुनी, दुगुनी और 10 गुनी ताकत आपको जयपुर में दिखानी है। और वो ताकत तभी दिखाई जा सकती है जब ओबीसी वर्ग का बच्चा, चाहे आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और चाहे आप खेत के अंदर कहीं काम कर रहे हैं, ध्यान रहे, आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपका बच्चा, आपका भाई कोई ना कोई इस परिपत्र से अपनी नौकरी से हाथ धो रहा है। आप चाहे किसी भी बिजनेस से जुड़े हुए हैं, आप चाहे पत्रकारिता के अंदर हैं, आप चाहे नौकरी में लगे हुए हैं, आप चाहे खेती के अंदर हैं या आप चाहे बेरोजगार हैं, आज इस ओबीसी आरक्षण के अंदर आपको साथ देना चाहिए इन बच्चों का। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आता है तो कम से कम 5 से 10 दोस्तों को यह वीडियो शेयर करें और 30 सितंबर को ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर जयपुर पहुंचे, विधानसभा का घेराव आप करें। और साथ में आपसे इतना अनुरोध है कि यह घेराव तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब प्रत्येक क्षेत्र का, राजस्थान के प्रत्येक क्षेत्र का आदमी इसके अंदर सक्रिय भूमिका निभाएं, सक्रिय रूप से उसके अंदर भाग लें और अलग अलग क्षेत्रों से ज्यादा संख्या के अंदर लोग जयपुर पहुंचे, तभी ये घेराव है वो सक्सेसफुल हो सकता है, तभी आपकी मांग है वो कामयाब हो सकती है। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।